नमस्ते, सदावत सले, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। बढ़ते पहली अपडेट की तरफ, जो कि सूर्य मिसाइल को लेकर आ रही है। दोस्तों, हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत सूर्य नाम से एक ICBM मिसाइल को विकसित कर रहा है। हालांकि इस मिसाइल के बारे में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी है। कहा जाता है कि DRDO ने 1994 से इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक इसका टेस्ट नहीं हो पाया। इसकी रेंज की अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है कि इसकी रेंज 8000 से लेकर 12000 किलोमीटर तक है। भारत इस मिसाइल का यदि सफल परीक्षण कर भी लेता है तो इसके दायरे में दुनिया का हर कोना होगा। लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि इस मिसाइल के टेस्ट से अमेरिका सहित पश्चिमी देश नाराज हो सकते हैं। हालांकि भारत की दुश्मनी चीन और पाकिस्तान तक है और अग्नि 5 मिसाइल के मारक के दायरे में ये दोनों देश आ जाते हैं। ऐसे में इससे अधिक मारक क्षमता की मिसाइल टेस्ट पर भारत को एक ठोस वजह भी बतानी होगी। आपको बता दें कि भारत से ज्यादा सूर्य मिसाइल के बारे में चीन और पाकिस्तान में काफी चर्चाएं हो रही हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो देश 7 से 8000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें बना सकते, तो उसके लिए 12000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी न कभी तो हमको भी अपने आप को एक वर्ल्ड पावर प्रोजेक्ट करना है, तो हमारे पास वजह होनी चाहिए और हमारे पास कई सारी वजह हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना चीन से लगती सीमा पर लो लेवल लाइट रडार को तैनात करेगी। इसके लिए भारतीय सेना ने 54 यानी कि 54 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड आर्टिलरी 3D लो लेवल सर्विलांस और टेक्टिकल कंट्रोल रडार के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है, जो कि 50 किलोमीटर से अधिक की निम्न स्तर की निगरानी क्षमता प्रदान कर सकता है। और इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में कहा गया है कि चीन लगातार अपने क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को काफी तेजी से बढ़ा रहा है और बुनियादी ढांचों में वो सुधार कर रहा है। ऐसे में उत्तरी सीमाओं पर हवाई खतरा बढ़ गया है। इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अनुसार ये जो रडार है वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, 3D एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे यानी कि आईएसए एजाइल मल्टीपल बीम सिस्टम होना चाहिए। साथ ही रडार में ट्रांसमिशन में डिजिटल बीम बनाने की तकनीक भी होनी चाहिए, जो कि उच्च ऊंचाई और लंबी दूरी पर उड़ान वाले लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। चीन से लगातार बढ़ते हुए तनाव के बीच भारतीय सेना ने नौसेना की मदद ली है। कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय सेना इस वक्त नौसेना के जिन उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है, उनके जरिए बॉर्डर पर चीन के सैनिकों के जुटाव से लेकर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भी नजर रखी जा रही है, जिसमें कि P-8I लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हैवी ड्यूटी सी गार्डियन ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल आपको मालूम ही है कि समुद्र और महासागरों में लंबी दूरी तक निगरानी के लिए किया जाता है। लेकिन भारतीय सेना के अनुरोध पर भारतीय नौसेना का ये एयरक्राफ्ट सीमा पर खुफिया मिशन का हिस्सा बना हुआ है। वैसे ही P-8I और सी गार्डियन ड्रोन दोनों ही लंबी दूरी तक काफी घंटों तक उड़ान भर सकते हैं और दुश्मनों की किसी भी हरकत पर निगरानी रखने के लिए इनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे मौजूद है, जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक और अन्य आधुनिक सेंसर्स के जरिए रात और दिन की तस्वीरें बिल्कुल साफ भेज सकते हैं। यानी ये दोनों ही एयरक्राफ्ट बॉर्डर पर सैटेलाइट्स के इस्तेमाल को भी ज्यादा उन्नत करने में मदद करते हैं। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। DRDO ने भारत सरकार से कहा है कि वो अब अपने तापस और आर्चर UAV की कुछ तकनीकों को, जिनमें कि लैंडिंग गियर्स, टर्बोप्रॉप इंजन, ऑटोनॉमस लैंडिंग और टेक ऑफ सिस्टम, इसके अलावा ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, इनकी तकनीक को जो भारत की लोकल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है उन्हें देने को तैयार है, जो कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAVs और शॉर्ट रेंज UAVs को देश में ही बनाना चाहती हैं। कहा जा रहा है कि इसके पीछे का मकसद ये है कि जो ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो बार बार एक ही काम को ना दोहराएं और साथ ही भारत जो सब सिस्टम्स इंपोर्ट करता है उन्हें भी कम किया जा सके और इन्हें देश में ही तैयार किया जा सके। कहा जा रहा है कि ये जो लोकली मेड UAVs होंगे वो समय की बचत भी करेंगे और साथ ही साथ देश में एक इकोसिस्टम भी तैयार हो जाएगा और इनका एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना ने अपने दूसरे 45,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर का डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लिया है। अब सरकार से इसके लिए अप्रूवल जल्द ही मिल जाएगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना अपनी लंबित पड़ी योजनाओं पर भी काम करना शुरू कर चुकी है, जिसमें कि शोर बेस्ड और डेक आधारित एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो जहाज, मिसाइल्स और आने वाले प्रोजेक्टाइल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, वो भी लंबी दूरी से। खास बात यह है कि भारतीय नौसेना अब E-2D एडवांस हॉक आई प्रोग्राम को देख रही है। स्टेट ऑफ द आर्ट APY-9 रडार, अपग्रेडेड सिस्टम्स, न्यू मिशन कंप्यूटर, नया एवियोनिक्स स्वीट और नया इंजन के साथ साथ इसमें एयर टू एयर रिफिलिंग भी ये कर सकता है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए ये जो E-2D हॉक आई जो प्रोग्राम है वो बेहद महत्वपूर्ण भी है। E-2D न केवल भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि ये पूरी सेना के लिए भी एक बड़ा बढ़ावा होगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना से आ रही है। दोस्तों, हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन, जिसमें कि दूसरा राफेल फाइटर जेट का स्क्वाड्रन है, अब इस एयरफोर्स स्टेशन को काफी उन्नत यानी कि अपग्रेड किया जा रहा है, जो कि इस बेस को किसी भी स्थिति में
अगर चाइना के साथ लड़ाई होती है उससे तो बचाएगा ही, साथ ही साथ इससे भारतीय वायुसेना की क्षमताएं भी काफी बढ़ जाएंगी। कहा जा रहा है कि हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन का टैक्सीवेज इंप्रूव किया जा रहा है। इसके अलावा न्यू जनरेशन हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स और नया म्यूनिशन स्टोरेज फैसिलिटी भी यहां पर तैयार की जा रही है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना से आ रही है। भारतीय नौसेना ने अब अपने P-75I प्रोजेक्ट के तहत बिडर्स के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया है, जिसे कि अगस्त 2023 में किया जाएगा। आपको मालूम है कि P-75I के तहत 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स तैयार की जाएंगी। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में भारतीय नौसेना ने एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन सिस्टम की जरूरत को हटाया नहीं है। केवल वही कंपनियां अपनी बिड्स जमा कर सकती हैं जिनके पास सी प्रूवन AIP सिस्टम है और वो उनकी पनडुब्बियों में इंटीग्रेटेड भी होना चाहिए। ऐसे में साउथ कोरिया की फर्म देबू शिपबिल्डिंग केवल एकमात्र वो वेंडर है जिसके पास अपनी KSS ब्लॉक 3 सबमरीन है, जो कि भारतीय नौसेना की सभी जरूरतों को पूरा करती है। लेकिन भारत इस टेंडर को सिंगल वेंडर सिचुएशन से बचाना चाहता है। ऐसे में दोस्तों दूसरी तरफ जो जर्मनी है वो भारत से तो कह रहा है कि वो अपने इसमें से लायबिलिटी जो क्लॉज है उसे हटाए, ताकि अगर इस प्रोजेक्ट में कोई देरी होती है तो जर्मनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अगले 5 सालों के अंदर भारत सरकार तिब्बत, चीन, म्यांमार और भारत के साथ सीमाओं के पास अरुणाचल प्रदेश में एक नया राजमार्ग बनाने की योजना बना रही है, जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। यह है फ्रंटियर हाईवे। अब यह कहा जा रहा है कि ये जो फ्रंटियर हाईवे है वो करीबन इंटरनेशनल बॉर्डर के 20 किलोमीटर के पास से गुजरेगा। आपको बता दें कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इस 1748 किलोमीटर लंबे 2 लेन रूट को तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य सीमा क्षेत्रों में भारत की रणनीति को मजबूत भी करना है और साथ ही इन क्षेत्रों के पलायन को भी रोकना है। 2 लेन का राजमार्ग यानी कि 2 लेन हाईवे NS 913 सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ को रोकने का काम करेगा। ये चीन के पास जीडो और चेनक्वेंटी से होकर गुजरेगा और भारत म्यांमार सीमा के करीब विजयनगर में समाप्त होगा। यही नहीं, इस तरीके के काम से सड़कों की कमी तो दूर होगी, साथ ही 800 किलोमीटर का एक गलियारा ग्रीनफील्ड होगा, जिसमें कि कुछ सुरंगें और पुल भी हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि किसी को भी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जवानों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना के जवान देश की रक्षा के लिए अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जवानों का आदर और सम्मान होना चाहिए। चीन के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि भारत सरकार का चीन के प्रति उदासीन रवैया नहीं है। अगर ऐसा होता तो सरकार किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए सेना को सीमाओं पर क्यों भेजती। आगे एस जयशंकर जी ने यह भी बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एकतरफा तरीके से यथास्थिति को नहीं बदलने दिया जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। दोस्तों तवांग मठ के भिक्षु लामा येशी खाओ ने भारतीय चीनी सेना के बीच हुई हालिया झड़प पर चेतावनी देते हुए कहा कि चीन को समझना होगा कि ये 1962 का नहीं बल्कि 2022 का समय है। इस तरीके की हरकतों पर भारत के प्रधानमंत्री किसी को नहीं बख्शेंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार और भारतीय सेना का समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि चीन की सरकार हमेशा किसी भी देश की जमीन पर नजर रखती है और ये सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि हम अपनी सुरक्षा के लिए वर्तमान सरकार और भारतीय सेना पर पूरा भरोसा रखते हैं। दोस्तों बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का भी एक बड़ा बयान सामने आया है भारत और चीन विवाद को लेकर। दलाई लामा ने कहा कि चीजें सुधर रही हैं। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में चीन अधिक फ्लेक्सिबल है, लेकिन उनका चीन लौटने का कोई मतलब नहीं है। मैं भारत को पसंद करता हूं और यही मेरा स्थायी निवास रहेगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन करने वाले भैरव सिंह राठौर के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया। 81 वर्षीय भैरव सिंह का आज जोधपुर के एम्स में निधन हो गया। आपको बता दें कि BSF की 14वीं बटालियन से रिटायर्ड लांस नायक भैरव सिंह जी को हमारा देश उनकी सेवा के लिए हमेशा याद रखेगा। उन्होंने हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर महान साहस दिखाया। दोस्तों ऐसे वीर सेना नायकों के लिए हमारी तरफ से भी शत शत नमन। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि LAC से ही आ रही है। दोस्तों त्वांग की झड़प के बाद अब चीन ने बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि त्वांग से कुछ 100 किलोमीटर दूर यानी कि तिब्बत में चीन ने अपने एयरबेस पर बड़े पैमाने पर फाइटर जेट्स और ड्रोन तैनात कर दिए हैं। चीन के इन हथियारों के निशाने पर सीधे तौर पर भारत का पूर्वोत्तर इलाका है। ये खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब त्वांग की झड़प के बाद चीन ने अपनी हवाई हरकत को बढ़ा दिया है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना को भी 2 बार अपने सुखोई विमानों को भेजना पड़ा है। चाइना ने यहां पर अपने अत्याधुनिक WZ-7 सोनिंग ड्रोन को तैनात किया है। साथ ही ये ड्रोन जमीन पर हमला करने के लिए क्रूज मिसाइलों को डेटा भी ट्रांसमिट कर सकता है। हाल ही में मैंने इसके बारे में आपको बताया था, लेकिन अब ये बात पुख्ता हो चुकी है कि चाइना ने इन्हें भी एक्टिव कर दिया है।
वहीं भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि इन ड्रोन को शामिल किया जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि चाइना एक्टिव हो चुका है और वो भारत के खिलाफ एक नेटवर्क एनवायरनमेंट तैयार कर रहा है ताकि अक्षाई चीन और पूर्वोत्तर इलाकों में मैकमोहन लाइन के आसपास सैन्य मिशनों को सपोर्ट दिया जा सके। आप समझ सकते हैं कि चीनी ड्रोन एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं जिसे पीएलए की एयरफोर्स रियल टाइम और सटीक तरीके से भारतीय ठिकानों की निगरानी कर सकेगी। इसकी मदद से चीनी सेना दूसरे ड्रोन या फिर फाइटर जेट और मिसाइल की मदद से निशाना बना सकती है। इसके अलावा दोस्तों चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी लगातार मिलिट्री ड्रिल भी कर रही है। अभी हाल ही में ये ड्रिल दक्षिणी पश्चिमी चीन के शिनजियांग में हुई। इस ड्रिल के दौरान रॉकेट फायर करने से लेकर कई हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ग्लोबल टाइम्स यानी कि गोवर टाइम्स की माने तो पीएलए ने देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखने के लिए इस ड्रिल को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइना की बढ़ती हुई दादागिरी का मुकाबला करने के लिए ताइवान ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। हाल ही में ताइवान की सेना की तरफ से खुलासा किया गया है कि ताइवान ने जमीन पर हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार कर ली है जो कि 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इस तरह से ताइवान की यह मिसाइल बीजिंग तक को तबाह कर सकती है। ताइवान की हथियार बनाने वाली सरकारी कंपनी नेशनल चुंगशान इंस्टीट्यूट के रिटायर्ड रियल एडमिरल कुंग चियाल चुंग ने कहा कि ताइवान की इस घरेलू क्रूज मिसाइल को यूनफैंग प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है और इसका कोड नेम है W99। यह मिसाइल मैक 3 की सुपरसोनिक गति से हमला करने में सक्षम है। यह दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने में सक्षम है। इस मिसाइल की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि उसे इंटरसेप्ट करना आसान नहीं होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जब इस मिसाइल का विकास किया जा रहा था तब केवल अमेरिका और रूस के पास ऐसी घातक मिसाइलें थी। इस मिसाइल का विकास ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई ने कराया है। साथ ही कहा जा रहा है कि अब इस मिसाइल का आधिकारिक रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन भी शुरू हो गया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।